चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? बेल्जियम में मुख्य रूप से कौन सी भाषा बोली जाती है? डच एवं फ्रेंच। ए नंबर ऑप्शन डच एवं फ्रेंच। बी नंबर डच और जर्मनी। सी नंबर फ्रेंच और इंग्लिश। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की देखते हैं। हमारा सही ऑप्शन हो गया बेल्जियम में डच और फ्रेंच। डच और फ्रेंच भाषा बोली जाती है। बेल्जियम में डच और फ्रेंच भाषा बोली जाती है। देखिए मॉडल की बात करते हैं तो इसमें बेल्जियम को अगर पूरा कंट्री मानते हैं तो बेल्जियम के पूरे कंट्री में डच और फ्रेंच भाषा बोली जाती है। डच और फ्रेंच भाषा बोली जाती है। लेकिन बेल्जियम के उत्तरी भाग को फ्लेमिश इलाका कहते हैं। उत्तरी भाग को फ्लेमिश इलाका कहते हैं। फ्लेमिश। फ्लेमिश इलाका कहते हैं। और फ्लेमिश वाले भाग में 59% लोग डच लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। डच लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं। वहीं अगर फ्लेमिश भाषा में 59% लोग डच भाषा का प्रयोग करते हैं और दक्षिणी भाग को और साउदर्न भाग को बेलोनिया कहते हैं। बेलोनिया भाग कहा जाता है। और बेलोनिया भाग में करीब 40% लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। 50% लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। ये हो गया पूरे डच एरिया के बारे में। फ्लेमिश भाग के लोग 59% लोग ऐसे हैं जो डच भाषा का प्रयोग करते हैं। और बोलेनिया में 40% लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। 1% लोग जर्मन भाषा का उपयोग करते हैं। 1% ऐसे लोग हैं जो जर्मन भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर हम इसकी सिटी की बात करें, एक सिटी की बात करें हैं तो यहाँ बिल्कुल इसका उल्टा होता है। इसकी एक सिटी में 80% लोग, करीब 80% लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। और 20% लोग डच भाषा का यूज करते हैं। जहाँ पूरे स्टेट में डच भाषा 59% यूज किया जाता है और वहीं इसके कैपिटल में डच भाषा का प्रयोग केवल 20% लोग ही करते हैं। और अगर हम बात करते हैं फ्रेंच भाषा का तो पूरे कंट्री में मात्र 40% लोग फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते हैं। लेकिन कैपिटल में 80% लोगों के द्वारा फ्रेंच भाषा बोली जाती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। श्रीलंका की कुल आबादी में तमिल समूह के लोगों की आबादी कितनी है? कुल आबादी में तमिल समूह के लोगों की आबादी को बताना है। तमिल समूह के लोगों की आबादी कितनी होती है? ए में लगभग 10वां हिस्सा। बी नंबर ऑप्शन लगभग 5वां हिस्सा। सी नंबर लगभग 1/3 हिस्सा। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करें तो हमारा सही ऑप्शन हो गया लगभग 5वां हिस्सा। श्रीलंका की कुल आबादी में तमिल समूह लगभग 5वें हिस्से के बराबर है। श्रीलंका में सिंहली एवं तमिल नाम के दो प्रमुख सामाजिक समूह पाए जाते हैं। सिंहली और तमिल नाम के। श्रीलंका में सबसे प्रमुख सामाजिक समूह सिंहली लोगों का होता है, जिनकी कुल आबादी करीब 74% होती है। लगभग 74% लोग सिंहली आबादी के पाए जाते हैं। 5% लोग श्रीलंका में तमिल समूह के लोगों में पाए जाते हैं। जनसंख्या के आधार पर श्रीलंका दूसरे स्थान पर तमिल समूह आता है। श्रीलंका में तमिल समूह की जनसंख्या कुल जनसंख्या का 18% है। कुल जनसंख्या का 18% है जो तमिल समूह के लोग आते हैं। कुल जनसंख्या के 18% लोग तमिल समूह के आते हैं और सिंहली समूह के लोग करीब 74% लोग पाए जाते हैं।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से स्थापित हुआ था? नेपाल में किस वर्ष राजतंत्र अंतिम रूप से समाप्त हुआ था? अंतिम रूप से समाप्त हुआ था। ऑप्शन दिया गया 2006 में, 2008 में या 2015 में। सही ऑप्शन की बात करते हैं, इसका सही ऑप्शन हो गया नेपाल में अंतिम रूप से राजतंत्र 2008 में समाप्त कर दिया गया था। इसके पहले 2006 के समय में 2006 में अप्रैल माह में नेपाल में राजतंत्र के विरुद्ध एक व्यापक जन आंदोलन शुरू किया गया था। इस आंदोलन ने संसद को पुनः बहाल करने, सर्वदलीय सरकार बनाने और संविधान सभा के गठन करने की मांग की गई थी। उसके बाद तत्कालीन राजा, जो उस समय के राजा थे, ज्ञानेंद्र वीर विक्रम शाह ने 24 अप्रैल 2006 तक का अंतिम समय दिया गया था। 24 अप्रैल 2006 को राजा को तीनों मांगों को मानने के लिए बाध्य होना पड़ा था और उन्होंने सर्वदलीय सरकार बनाने, संविधान सभा का गठन करने, सर्वदलीय सरकार बनाने, संविधान सभा का गठन करने और संसद को पुनः बहाल करने की तीनों बातों को मांग लिया था। और अंत रूप से 28 मई को 28 मई 2008 को नेपाल में राजतंत्र को अंतिम रूप से समाप्त कर दिया गया और नेपाल को संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। चलिए देखते हैं हमारे अगला क्वेश्चन को। बारह जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के किस लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से हुए निर्वाचन को अवैधानिक घोषित कर दिया था? ए नंबर अमेठी, बी नंबर इलाहाबाद, सी नंबर रायबरेली, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन को देखते हैं तो हमारा सही ऑप्शन हो गया रायबरेली। 12 जून 1975 को इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने इंदिरा गांधी के रायबरेली लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित होने के बाद भी उसे अवैधानिक घोषित कर दिया गया था। यह फैसला न्यायाधीश जगमोहन लाल सिंह ने अपने यह फैसला 1971 के, यानी कि जो इलेक्शन हुआ था वो 1971 में हुआ था और उस पर फैसला आया था 1975 को। रायबरेली लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र के एक प्रत्यक्ष राजनारायण के चुनाव याचिका के मामले की सुनाया था। प्रत्यक्षी राजनारायण के चुनाव याचिका के मामले में सुनाया गया था। इस याचिका में चुनाव के दौरान सरकार द्वारा शासन तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था। 25 जून 1975 को जब न्यायालय ने इस पर कोर्ट ने इंदिरा गांधी को लोकसभा से बाहर कर दिया था या उसे अवैधानिक घोषित कर दिया गया था 12 जून को, तो उसके बाद 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण ने की अगुवाई में विपक्षी दलों के ने दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन किया था। 25 जून 1975 को जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों के द्वारा दिल्ली के रामलीला मैदान में विशाल प्रदर्शन किया गया था। इस प्रदर्शन का मुख्य कारण था कि वे इंदिरा गांधी से इस्तीफा चाहते थे। वो चाहते थे कि इंदिरा गांधी अपना इस्तीफा दे दे। 25 जून 1975 को रात में इंदिरा गांधी ने तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी। 25 जून 1975 के रात को इंदिरा गांधी ने तत्कालीन यानी कि उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद को आपातकाल लागू करने की सिफारिश की थी। और इसके बाद जनवरी 1977 में सरकार ने चुनाव कराने का फैसला किया था और मार्च 1977 को चुनाव कराए गए थे।
चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी, मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी निम्न में से किस देश की देन है? ए नंबर आयरलैंड, बी नंबर यूनाइटेड स्टेट, सी नंबर ब्रिटेन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करें तो यह जो पद्धति है वो ब्रिटेन की देन है। मंत्रिमंडल पद्धति तथा सामूहिक जिम्मेदारी ब्रिटेन की देन है। मंत्रिमंडल प्रणाली में संसदीय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। मंत्रिमंडल जो प्रणाली है इस प्रणाली को संसदीय प्रणाली के नाम से भी जाना जाता है। यदि किसी मंत्री के सदस्य के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो संपूर्ण मंत्रिमंडल को इस्तीफा या त्याग पत्र देना पड़ेगा। यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो भी मंत्रिमंडल शीघ्र विघटित हो जाता है। अगर भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यसभा के लिए सदस्यों को नामित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? क्या कह सकते हैं कि किसको है? ए नंबर राष्ट्रपति, बी नंबर उपराष्ट्रपति, सी नंबर न्यायपालिका, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन को देखते हैं तो हमारा सही ऑप्शन हो गया राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए दोनों में नामित करने का या मनोनीत करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। दोनों में मनोनीत करने या नामित करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। आर्टिकल 12 में आर्टिकल 80 में मनोनीत से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। आर्टिकल 80 में राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करने के प्रावधान दिए गए हैं और आर्टिकल 83 में उनकी योग्यता के बारे में बताया गया है। उनकी योग्यता यानी कि वह व्यक्ति साहित्य में, विज्ञान में, कला में या किसी एक क्षेत्र में प्रखान पंडित होंगे, यानी कि किसी एक क्षेत्र के बहुत अच्छे ज्ञाता होंगे। आर्टिकल 80 में मनोनीत करने का प्रावधान है और आर्टिकल 83 में उनकी योग्यता का प्रावधान है। बात करते हैं लोकसभा की। तो लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन को मनोनीत करने का या नामित करने का प्रावधान भी था पहले, जिसे राष्ट्रपति आर्टिकल 331 के तहत 2 एंग्लो इंडियन को लोकसभा में नामित करते थे। लेकिन 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 104वां संविधान संशोधन 1990 2009 को सॉरी ये 104वां संविधान संशोधन 2009 को इस प्रावधान को बंद कर दिया गया या कह सकते हैं कि इसे हटा दिया गया। लेकिन राज्यसभा में आर्टिकल 80 के तहत 12 लोगों को नामित या मनोनीत करने का प्रावधान अभी भी वर्तमान में मौजूद है और लोकसभा में आर्टिकल 331 के अधीन 2 एंग्लो इंडियन को नामित या मनोनीत करने का प्रावधान 2009 में 104वां संविधान संशोधन के तहत उसे हटा दिया गया था। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संविधान के अनुसार प्रांतों की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? संविधान के अनुसार प्रांत की समस्त कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है? ए नंबर मुख्यमंत्री, बी नंबर मुख्यमंत्री सहित मंत्रिमंडल में, सी नंबर राज्यपाल में, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया संविधान के अनुसार समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्यपाल में यह शक्ति राज्यों के प्रमुख के रूप में मिलती है। लेकिन अगर केंद्र सरकार की बात करते हैं तो केंद्र में समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति को प्रदान की जाती है, क्योंकि उनके सिग्नेचर होने के बाद ही कोई भी बिल वगैरह पास होता है। उसी प्रकार से राज्य में हर एक व्यक्ति के लिए कह सकते हो कि समस्त कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास होती है। किसी भी बिल को पास कराने के लिए विधानसभा और विधान परिषद के बाद उसे राज्यपाल के पास आना होता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान राज्यपाल होता है, वहीं केंद्र की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान
राष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 155, आर्टिकल 155, आर्टिकल 155, आर्टिकल 155 के आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये होता है। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। राज्यपाल के पद पर नियुक्ति के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन नंबर ए 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 40 वर्ष, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन हो गया राज्यपाल के पद के लिए न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कुछ विशेष योग्यताएं रखी गई है, जिसमें वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी उम्र कम से कम 35 वर्ष होनी चाहिए, वह विधानमंडल या संसद का सदस्य नहीं होना चाहिए। यदि वो हो तो राज्यपाल पदभार ग्रहण करने के बाद सदस्य नहीं रहेंगे, उन्हें अपना इस्तीफा देना होता है। और ना ही वो किसी अन्य लाभ के पद पर स्थापित हो सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए नंबर प्रधानमंत्री, बी नंबर मंत्रिमंडल, सी नंबर राष्ट्रपति, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, ई नंबर इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की अगर बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया सी नंबर राष्ट्रपति। सी नंबर राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। इसका प्रावधान आर्टिकल 155 में दिया गया है। आर्टिकल 155 में राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान दिया गया है। वहीं आर्टिकल 157 में, आर्टिकल 147 में, 157 में, आर्टिकल 157 में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए प्रयुक्त योग्यता का वर्णन है। आर्टिकल 157 में राज्यपाल की नियुक्ति के लिए या राज्यपाल बनने के लिए प्रमुख जो योग्यताएं होनी चाहिए उसका वर्णन दिया गया है। आर्टिकल 157 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है और अधिकतम उम्र 35 ईयर। कार्यकाल 5 वर्षों का होता है और इनकी एज 35, न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। न्यूनतम उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यपाल की प्रमुख शक्तियों में मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, महाधिवक्ता तथा लोकसभा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा कराई जाती है। किस पार्टी को बहुमत न आने पर, अगर किसी पार्टी को बहुमत नहीं आता है तो उस स्थिति में किसी भी एक व्यक्ति को वह चीफ मिनिस्टर बना सकती है, लेकिन उसे अपने बिल में या कह सकते हैं उसे अपने संसद में उसे पारित करना होता है। आर्टिकल 153 के तहत हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 के तहत हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा। आर्टिकल 153 के तहत उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है। आर्टिकल 161 में राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त होती है। राज्यपाल को क्षमा दान की शक्ति प्राप्त होती है। आर्टिकल 161 के तहत आर्टिकल 213 में अध्यादेश जारी करने का यानी कि ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार राज्यपाल के पास होता है। आर्टिकल 213 के तहत ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश जारी करने का प्रावधान राज्यपाल के पास होता है। आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में होती है। आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में होती है। आर्टिकल 157 में राज्यपाल बनाने के लिए जो प्रमुख योग्यताएं होती है उसका वर्णन दिया गया है। आर्टिकल 161 में सजा को कम करने या माफ़ करने का प्रावधान दिया गया है। आर्टिकल 161 में सजा को कम करने यानी कि राज्यपाल किसी व्यक्ति की सजा को कम कर सकते हैं या उसे माफ़ भी दिला सकते हैं। आर्टिकल 163 में राज्यपाल की सहायता के लिए
आर्टिकल 163 राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा जिसका प्रमुख चीफ मिनिस्टर एक राज्यपाल की आर्टिकल 163 में राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन होगा और उस मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होगा उसे हम सीएम कहते हैं, उसे हम चीफ मिनिस्टर कहते हैं, राज्य का चीफ मिनिस्टर कहते हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? विधायिका के क्षेत्र में राज्यपाल को क्या संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है? ए नंबर विधानमंडल में बैठक बुलाना तथा उसके संबोधित करना, यह शक्ति राज्यपाल के पास है। बिल्कुल सही बात है। विधानमंडल में बैठक बुलाना यानी कि विधानमंडल में विधानसभा और विधान परिषद दोनों की बैठक को बुलाने का प्रावधान राज्यपाल के पास है। बी नंबर विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को मनोनीत करना, यह भी सही बात है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को वह मनोनीत कर सकता है। अध्यादेश जारी करना एवं विधानमंडल में पारित विधेयक को स्वीकृति प्रदान कराना, अध्यादेश जारी करना या विधानमंडल में पारित विधेयक को स्वीकृति प्रदान कराना, यह भी बात राज्यपाल के अंतर्गत में आती है। अध्यादेश जारी करने के लिए वह आर्टिकल 213 का प्रयोग करता है। आर्टिकल 213 का प्रयोग करता है। राज्यपाल आर्टिकल जारी करने के अध्यादेश जारी करने के लिए आर्टिकल 213 का प्रयोग करता है। इसलिए हमारा सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। उपयुक्त में से एक से अधिक। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? किन परिस्थितियों में व्यक्ति के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है? ए नंबर राष्ट्रीय संकट काल में। बी नंबर आंतरिक सुरक्षा कानून निर्माण कर। सी नंबर संविधान में संशोधन कर। डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक या ई नंबर इनमें से कोई नहीं। देखिए सही ऑप्शन की बात करें तो इसका सही ऑप्शन हो गया डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि राष्ट्रीय संकट आंतरिक सुरक्षा कानून के निर्माण करने तथा संविधान में संशोधन करके व्यक्ति के मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है। बात करते हैं मौलिक अधिकार की, तो मौलिक अधिकार का वर्णन भाग 3 के आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में किया गया है। आर्टिकल 12 से लेकर के 35 तक में किया गया है। भाग 3 को मूल अधिकारों का जन्मदाता कहा जाता है। राष्ट्रीय आपात के दौरान आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपात यानी कि आर्टिकल 352 के तहत आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को स्थगित नहीं किया जा सकता। इसे छोड़कर आप सभी मौलिक अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है। आर्टिकल 20 और 21 राष्ट्रीय आपात के दौरान आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर सभी मौलिक अधिकारों को निरस्त किया जा सकता है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। राज्य में न्याय प्रशासन के शीर्ष पर कौन सा न्यायालय है? ऑप्शन नंबर ए जिला न्यायालय, बी बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, सी नंबर उच्च न्यायालय। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। सही ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका सही ऑप्शन हो गया उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को सबसे ऊपर रखा गया है। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। राज्य के स्तर पर की बात कर रहे हैं, राज्य के स्तर पर राज्य में न्याय के परिसर पर तो राज्य में उच्च न्यायालय होता है। संविधान के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन संसद विधि द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्य और संघ क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय भी स्थगित किया जा सकता है। बात करते हैं हम लोग बिहार में तो पटना के, तो पटना उच्च न्यायालय बिहार राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है। पटना उच्च न्यायालय बिहार राज्य का सबसे बड़ा उच्च न्यायालय है। इसकी स्थापना 1 मार्च 1916 को की गई थी। 1 मार्च 1916 को पटना उच्च न्यायालय पटना हाईकोर्ट की स्थापना की गई थी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। विधान परिषद को क्या कहा जाता है? विधान परिषद को क्या कहा जाता है? ए नंबर राज्य विधानमंडल का उच्च सदन। सही बात है, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद को कहा जाता है।
उसके बाद राज्य विधानमंडल का प्रथम सदन, ये गलत हो गया। राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन, राज्य विधानमंडल का द्वितीय सदन, ये सही बात है। तो हमारा सही ऑप्शन हो गया डी नंबर, उपयुक्त में से एक से अधिक। विधान परिषद को राज्य विधानमंडल का उच्च सदन, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन और द्वितीय सदन, सेकेंड असेंबली कहा जाता है। राज्य विधानमंडल राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान आर्टिकल 169 में किया गया है। आर्टिकल 169 में राज्य में विधानमंडल या विधान परिषद की स्थापना का वर्णन किया गया है, स्थापना और समाप्ति का वर्णन किया गया। वर्तमान में केवल 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है, वर्तमान में केवल 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद है, जिसमें यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका। यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक, ये 6 राज्य हैं जिसमें राज्य में विधान परिषद है। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वह 6 वर्ष का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं? कौन सा विधेयक है जो विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है लेकिन विधान परिषद में नहीं? ऑप्शन दिया हुआ ए साधारण विधेयक, बी नंबर धन या वित्त विधेयक, सी नंबर सरकारी विधेयक, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन की बात करें तो सही ऑप्शन हो गया हमारा धन या वित्त विधेयक। धन या वित्त विधेयक को केवल विधानसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है? ए नंबर 60, बी नंबर 65, सी नंबर 75, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो गया हमारा 75। बिहार विधान परिषद के में सदस्यों की संख्या 75 है। विधान परिषद राज्यों के विधानमंडल या उच्च सदन होता है। विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या की 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। यह प्रावधान दिया गया है कि बिहार विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या, केवल विधान परिषदों की कुल सदस्यों की संख्या उस राज्य के विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। किंतु यह भी प्रावधान है कि इनकी विधान परिषद के सदस्यों की संख्या 40 से कम भी नहीं हो सकती है, 40 से कम भी नहीं हो सकती है। मगर कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में विधान परिषद की में संख्या 40 से कम की गई है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संशोधनात्मक तथा अध्यक्षात्मक रूपों में सरकारों के वर्गीकरण का क्या आधार है? संशोधनात्मक और अध्यक्षात्मक। ए नंबर केंद्र राज्य संबंध के बीच में, बी नंबर विधायिका और कार्यपालिका के संबंध के बीच में, सी नंबर कार्यपालिका और न्यायपालिका के संबंध के बीच में, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। बात हो रहा है संशोधनात्मक और अध्यक्षात्मक। तो ये दोनों जो होते हैं वो ऑप्शन नंबर बी विधायिका कार्यपालिका के संबंध में वर्गीकरण किया गया है। विधायिका और कार्यपालिका के संबंध में वर्गीकरण किया गया है। संसदात्मक प्रणाली के जनक ब्रिटेन को माना जाता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। इस प्रणाली में कार्यपालिका जो होती है वो संसद के प्रति जिम्मेदार होती है। संसदात्मक प्रणाली में संसद अधिक प्रभावशाली होता है, लोकसभा जनता के प्रति जिम्मेदार होती है। वहीं कार्यपालिका के सदस्य के लिए संसद की सदस्य होना अनिवार्य होता है। अगर बात करते हैं अध्यक्षात्मक की तो अध्यक्षात्मक वाले में राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है जो प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है और वास्तविक शासक होता है। राष्ट्र का प्रमुख राष्ट्रपति होता है जिसका चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है और वास्तविक शासक होता है।
संसदात्मक प्रणाली में राष्ट्र का प्रमुख नाम मात्र होता है। संसदात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति को नाम मात्र की पावर दी जाती है, लेकिन वही अध्यक्षात्मक प्रणाली में राष्ट्रपति को राष्ट्र का प्रमुख माना जाता है। अध्यक्षात्मक प्रणाली में मंत्री सदन के प्रति जिम्मेदार नहीं होते हैं। अध्यक्षात्मक प्रणाली में मंत्री का सदन के सदस्य होना अनिवार्य नहीं होता है, और इस प्रणाली का सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल अमेरिका है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। धन विधेयक यानी कि मनी बिल को कहाँ पुनः स्थापित किया जा सकता है? धन विधेयक यानी मनी बिल को कहाँ पुनः स्थापित किया जा सकता है? ए नंबर लोकसभा, बी नंबर राज्यसभा, सी नंबर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में, डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो गया ए नंबर लोकसभा में। धन विधेयक मनी बिल को लोकसभा में पुनः स्थापित किया जा सकता है। धन विधेयक केवल लोकसभा में ही पुनः स्थापित हो सकता है। राज्यसभा का कार्य धन विधेयक में लोकसभा में पारित होने पर राज्यसभा केवल 14 दिनों के लिए उसे रोक सकता है। धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला लोकसभा के स्पीकर के द्वारा किया जाता है। धन विधेयक पर राज्यसभा केवल 14 दिनों तक इसे रोक सकता है। 14 दिनों तक उसे निलंबित किया जा सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को किसके द्वारा सत्रावसान या बुलावा जा सकता है? उसे हम आहूत करना कहते हैं। आहूत किया जा सकता है या सत्रावसान किया जा सकता है। ए नंबर राष्ट्रपति के द्वारा, बी नंबर लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा, सी नंबर संसद के द्वारा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन को देखते हैं तो सही ऑप्शन हो गया हमारा लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कराने का प्रावधान राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कराने का प्रावधान राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के अधीन संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है। राष्ट्रपति आर्टिकल 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन का आह्वान करता है। राष्ट्रपति के आह्वान पर लोकसभा के स्पीकर के द्वारा, राष्ट्रपति के आह्वान के बाद लोकसभा के स्पीकर के द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कराई जाती है। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता या कह सकते हो कि लोकसभा के स्पीकर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। कोई भी विधेयक पर दोनों सदनों के बीच अगर गतिरोध उत्पन्न होता है तो संयुक्त बैठक को बुलाया जा सकता है, जिसे राष्ट्रपति के द्वारा आर्टिकल 108 के तहत किया जा सकता है। जब कोई विधेयक दोनों सदनों के बीच गतिरोध उत्पन्न होता है तब जब कोई विधेयक किसी सदन में 6 माह तक लंबित हो जाए, जब किसी प्रकार का विधेयक अगर दोनों सदनों में 6 माह तक लंबित हो जाता है तो उस कंडीशन में संयुक्त बैठक या संयुक्त अधिवेशन को बुलाया जा सकता है, मगर ऐसा केवल साधारण बिल पर ही किया जा सकता है, मनी बिल पर नहीं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। संसद राज्य सूची के विषय में संबंध में कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय के संबंध में कानून बना सकती है। ए नंबर राष्ट्रपति की इच्छा से, यदि राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है। सी नंबर किसी भी परिस्थिति में। डी नंबर उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन हो गया हमारा बी नंबर, जब राज्यसभा ऐसा संकल्प पारित करती है तभी उसी कंडीशन में संसद के द्वारा राज्य सूची पर उस पर नियम या कानून बनाए जा सकते हैं। आर्टिकल 249 आर्टिकल 249 के अधीन, आर्टिकल 249 के अधीन राज्यसभा यदि यह घोषित कर दे कि कोई विषय जो राज्य सूची में है उस पर राज्य हित में कानून बनाने की आवश्यकता है तो संसद इस पर कानून बनाने का पूरा अधिकार रख सकती है। आर्टिकल 249 के तहत यदि राज्यसभा यदि यह घोषित कर देती है कि कोई विषय जो राज्य सूची में है उस पर राज्य हित में कानून बनाने की आवश्यकता है तो संसद इस विषय पर कानून बनाने का प्रावधान रख सकती है, या कह सकते हैं संसद को यह पूरा अधिकार होता है कि इस कंडीशन में वह कानून बना सकती है। आर्टिकल 249 के अधीन राज्यसभा में ही सर्वप्रथम यह प्रस्ताव लाया जा सकता है।
आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा में यह सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया जा सकता है कि इस विषय पर संसद के द्वारा कानून बनना चाहिए या नहीं। लोकसभा को यह अधिकार प्राप्त नहीं है। लोकसभा के पास इस प्रकार का कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। आर्टिकल 312 के तहत आर्टिकल 312 के तहत अधीन अखिल भारतीय सेवा सृजन या उत्साधन करने का यह प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में ही लाया जा सकता है, लोकसभा में नहीं। वर्तमान में अगर बात करते हैं तो राज्य सूची में कुल 59 विषय दिए गए हैं। राज्य सूची में कुल 59 विषय दिए गए हैं। ये है इस वीडियो का सबसे अंतिम क्वेश्चन। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के स्थापित के लिए महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? 1 नंबर, लोकतंत्र के मौलिक आधार के निर्माण की। बी नंबर, लोकतंत्र के विस्तार की। सी नंबर, लोकतंत्र को सशक्त बनाने की। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, बात करते हैं लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है। लोकतंत्र में सबसे बड़ी चुनौती तो इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती होती है कि मौलिक अधिकार का निर्माण करना। लोकतंत्र के लिए मौलिक अधिकार का निर्माण तथा उसका बचाव करना लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती होती है। उसके बाद लोकतंत्र का विस्तार करना, यह भी लोकतंत्र के लिए स्थायित्व को बचाने के लिए जरूरी होता है कि लोकतंत्र का विस्तार होते रहना चाहिए। और लोकतंत्र के लिए सशक्त बने रहने की चुनौती भी सबसे बड़ी होती है। लोकतंत्र को सशक्त बनाने की या उस लोकतंत्र को सशक्त बने रहने की भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। तो इसके लिए इसका सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक।